वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। पिछले वीडियो में हम मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर जो कि 100 मार्क्स का आ रहा है। 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो पैटर्न जैक जारी किया है उस पैटर्न का ये क्वेश्चन है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इकोनॉमिक्स में बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम लोग का इकोनॉमिक्स का 2 बुक है, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मॉडल पेपर में भी उसी तरह इसको बांटा गया है कि जैसे फर्स्ट में माइक्रो का है, फिर बाद में मैक्रो का है। तो उस बेसिस पे क्वेश्चन डिवाइड किया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 59 क्वेश्चन है। तो आपको ये पैटर्न तो आप पहले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि कैसे क्या है। इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। तो हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 है इसमें, जैसे कि इसमें मैक्रो क्या है, इसमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें 52 मार्क्स का है माइक्रो इकोनॉमिक्स और 48 मार्क्स का है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ज़्यादा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, कंपेयरिंग में 4 है। तो 52 मैक्रो से है और 48 मैक्रो से है। तो पहला क्वेश्चन है कि द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर है तो इसका तो आंसर तो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, बट ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। ऐसे तो इसका आंसर अगर अगर आप बुक में अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अलग नाम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो ऑप्शन में तो वो दिया हुआ नहीं है, बट जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसफ़र कॉस्ट, इस ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इसका एक्चुअली अगर इसका फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर अगर वन वर्ड आंसर होता तो आप इसको इकोनॉमिक कॉस्ट लिखते हैं कि उसका अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेट नेम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो बट इस क्वेश्चन के हिसाब से अवसर लागत के वैकल्पिक नाम, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफ़र कॉस्ट, हस्तांतरण लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट डिमांड, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो जैसे ऑप्शन है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर इनकम्स। तो जैसे कि देखिए, ऐसे तो प्राइस भी फैक्टर करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी फैक्टर करता है, टेक्नोलॉजी भी फैक्टर करता है, बट इसमें से एक ही पूछ रहा। तो अगर आपको चॉइस करने का रहेगा तो ऐसे तो अगर अगर आपको अगर इसका क्वेश्चन पूछेगा कि नेम द फैक्टर अफेक्ट डिमांड, तो ये चारों फैक्टर उसमें करेक्ट होगा, क्योंकि प्राइस भी डिपेंड करता है, प्राइस और फैक्टर भी डिपेंड करता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा रहता है तो वो चीज़ डिमांड उसका कम होता है, प्राइस अगर ज़्यादा रहता है। तो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन, अगर कोई अच्छा टेक्नोलॉजी से वो चीज़ बनता है तो उसमें भी डिमांड अफेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अफेक्ट करता है। बट यहाँ एक ही पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले तो फैक्टर क्या होगा, जैसे कि ये सब तो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले होगा कि आपके पास पैसा है कितना, कंज्यूमर का इनकम कितना है, कि उसके हिसाब से डिमांड वो करेगा कि मेरे पास इतना है तो उतना। फिर बाद में वो डिसाइड करेगा कि वो लग्जरी गुड्स लेता है या नॉर्मल गुड्स लेता है। तो सबसे पहला तो फैक्टर अफेक्ट करता है कंज्यूमर का इनकम। जैसे कि अगर हम लोग उपभोक्ता हैं तो उपभोक्ता की आय सबसे पहले इम्पोर्टेंट करता है। अगर हम लोग के पास कम पैसा है तो हम लोग ज़्यादा 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 कॉस्ट वाला प्रोडक्ट को हम लोग सोचेंगे भी नहीं लेने के लिए। बट यहाँ अगर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, निम्न में से मांग को प्रभावित, निम्न में से मतलब इनमें से कौन सा प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले होगा कंज्यूमर इनकम। देखिए, अगर क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है इसको तो तुरंत इसको हम डिस्कस करके ख़त्म कर सकते हैं, बट अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ रट के आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अगर समझेंगे तो फिर याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसे तो आप यूट्यूब में बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा जिसमें 5-10 मिनट में या 15 मिनट में पूरा मॉडल पेपर को कंप्लीट कर दे रहा है, बट वैसे वैसे आपको सिर्फ इंस्टेंट के लिए याद रहेगा। बट अभी 3 महीना बाद एग्ज़ाम में बार बार आप रिवीजन करेंगे तो इस तरह आप
रिवीजन कर लेंगे कि आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि यही होगा। एलिमिनेट, जैसे कि देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमको उसका आंसर पता हो, बट अगर उसमें से जैसे 4 ऑप्शन या 3 को अगर हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे कि अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो, तो बचा जो चौथा वो तो ऑफकोर्स उसकी का आंसर होगा। तो एलिमिनेशन मतलब कि उसको ऑप्शन को भी हटाने का आप कोशिश कीजिएगा कि ये जैसे कि इसमें प्राइस ऑफ फैक्टर, इसमें तो वो लागू नहीं होता, बट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आगे जाके आगे क्वेश्चन देखें तब पता चल जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी, सबसे पहले आपको यूटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इसका भी डिफाइन एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के क्वेश्चन आपको मिल भी सकता है, बट अगर नहीं मिलेगा फिर भी आप ये यूटिलिटी के बारे में आप डिफाइन इसका कर लेंगे कि मांग माप क्या है, उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है। तो ऐसे तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो इसका हो जाएगा यूटिल्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यूटिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट की ढाल होती है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? तो वो नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? डिमांड फॉर विच टाइप्स ऑफ गुड इंक्रीज बाय इंक्रीज इन प्राइस। तो जैसे कि देखिए, अगर नेसेसिटी अगर गुड्स है, अगर अगर ज़्यादा अगर वो गुड्स प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड कम होगा। गिफ्टिंग गुड्स तो आपको पता ही है कि सबसे निचला क्वालिटी का गुड्स को कहा जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा लग्जरी गुड्स। जो विलासिता वस्तु है उसका कीमत अगर बढ़ने से उसका उसका डिमांड भी वो बढ़ता है। यहाँ पूछा जाए डिमांड ऑफ विच टाइप्स ऑफ गुड्स इंक्रीज बाय इंक्रीज इन प्राइस, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो देखिए, जहाँ एडिशनल इंक्रीमेंट, अगर एडिशनल वर्ड जहाँ आ जाता है कि जैसे मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल यूटिलिटी का आपको अगर पता होगा डिफाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें वन एडिशनल यूनिट होता है। तो जहाँ एडिशनल यूनिट का अगर आपको वर्ड आ गया और ऑप्शन में मार्जिनल यूटिलिटी है, तो ऑफकोर्स वो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, सीमांत लागत। जैसे देखिए, क्वेश्चन को अगर आप याद करने जाएंगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन को आप याद नहीं कर सकते, बट उसमें आपको थोड़ा ट्रिक करके अगर आप उसको याद करेंगे तो आपको और अच्छा होगा। जैसे कि हाँ, क्या है, हिंदी में अगर है तो आप इसको क्या करेंगे कि अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने का, अगर कोई भी चीज़ अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि क्या कहते हैं? तो वो मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फ्रैक्शन इजकल। इसका हो जाएगा कि दीर्घकालीन उत्पाद फलन का नाम है, तो इसका हो जाएगा पैमाने का प्रतिफल, रिटेन टू स्केल। लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होता है? रिटेन टू स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है, तो उसकी कुल संपत्ति क्या होगी? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर ये भी अगर आप लोग गलत करेंगे तो ये तो बताने का भी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि अगर 10 खिलौना है तो उसका एक एक का 5 रुपया, तो टोटल उसका कितना हो जाएगा? तो 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है। जैसे कि अगर कोई भी अगर मार्केट हो गया, उसमें अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा, तो परफेक्ट कंपटीशन कब होगा? जब वहाँ बहुत सारा दुकान होगा, बहुत सारा फार्म होगा। फार्म मतलब यहाँ दुकान से ही संबंध है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी है। तो अगर उसमें लिमिट अगर बाजार हो जाएगा तो फिर उसमें प्रतियोगिता तो होगी। अगर एक से दो दो होने से ही तो प्रतियोगिता होने लगती है, बट अगर परफेक्ट, एकदम परफेक्ट अगर कंपटीशन होगा तो उसमें बहुत अधिक होना चाहिए उसमें फर्म की संख्या। तो इसके ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक या लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड फॉर गुड प्रोड्यूस बाय मोनोपोलिस्ट इज। इसमें पूछा जा रहा है कि एकाधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। ऑप्शन है परफेक्ट इलास्टिसिटी या पूर्ण
पूर्णतः लोचदार या लोचदार इलास्टिसिटी, बेलोचदार इनएलास्टिसिटी, पूर्णतया बेलोचदार परफेक्टली इलास्टिसिटी इनएलास्टिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा लोचदार इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्शल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज, मार्शल के अनुसार मेजरमेंट यूटिलिटी का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूटिल्स। जो मार्शल के अनुसार, या फिर इसका पहले भी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूटिलिटी का मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो यूटिल से किया जाता है। तो मार्शल के अनुसार भी ये वही है, ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टेड यू शेप? तो इसका हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। औसत लागत का आकार यू शेप का होता है, इन्वर्टेड यू शेप मतलब उल्टा उल्टा यू का आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉब डगलस उत्पादन फलन में पैमाने का प्रतिफल की माप है। द रिटर्न टू स्केल इज कॉब डगलस प्रोडक्शन क्यू इक्वल टू एल के ए एल टू द पावर अल्फ़ा के टू द पावर बीटा इज मेजर्ड बाई, तो इसका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ ए मतलब अल्फ़ा होता है, बी साइड में जो है वो बीटा होता है। अब अगर क्लास 10 में मैथ में भी इसका यूज़ किया गया अल्फ़ा प्लस बीटा, मैथ में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q इक्वल टू 10-5p है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी? तो ये जो क्वेश्चन है, इफ़ द डिमांड कर्व फॉर गुड्स Q इक्वल टू 10-5p, व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड एट द प्राइस ₹2 यूनिट? तो यहाँ जैसे कि रुपीज़ p यहाँ प्राइस दिया हुआ, तो प्राइस का वैल्यू 2 दिया हुआ। अगर इक्वेशन जो है Q इक्वल टू 10-5p, तो उसमें p के जगह आप 2 पुट करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 10 से 10 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ का लास्ट क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि एकाधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड मार्जिनल कॉस्ट MC मोनोपोली? तो इसका क्या हो जाएगा, P लेस देन MC, प्राइस लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। जैसे कि आप पैटर्न में आपको पता होगा कि जब जैक पैटर्न जारी किया था तो उसमें बताया गया था कि 40 MCQs होगा, मतलब 1 वर्ड एक तरह से। तो यहाँ क्या है, 40 मतलब यहाँ 15 MCQs है, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये मैक्रो का है। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में होगा कि 15 MCQs होगा और 5 फिलिंग द ब्लैंक्स होगा मैक्रो का। तो 20-20-40 हो जाएगा MCQs टोटल हर चीज़ में। अब 40 MCQs नहीं आ रहा, 30 MCQs आ रहा और 10 फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा। तो वही 40 मार्क्स का हो गया 1 वर्ड एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश डिफाइन इकोनॉमिक एज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ये तो आप 11 में भी आप लोग पढ़े हैं कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स, जो उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है। देयर इज ए, किसी वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में डैश संबंध होता है, तो ये प्रत्यक्ष संबंध होता है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड कंज्यूमर इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न टू स्केल इज सेड टू बी डैश इफ देयर 5% इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीजिंग इन फैक्टर ऑफ प्रोड्यूशन बाई 5%। हिंदी में क्वेश्चन है, जब उत्पादन के साधन में 5% की वृद्धि होने से उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का डैश प्रतिफल कहा जाता है। तो इसको यहाँ हो जाएगा ऑप्शन में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विभिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया डैश कहलाती है। तो ये जो क्वेश्चन है कि द
The process of charging different price of goods from two different customers is called प्राइस डिटर्मिनेशन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन वीडियो आप पॉज करके या फिर आप सुन के इसको आप नोट्स कर लीजिए, क्योंकि ये सब थोड़ा सा अलग है, आपको ये याद करना पड़ेगा फिलिंग द ब्लैंक। जैसे कि 19 का हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और जो 20 का हो जाएगा ये हो जाएगा प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसमें हो गया। अब जैसे कि ये सब क्वेश्चन है, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन है 2 मार्क्स करके, कि जैसे कि आपको इसमें करना है कि एक्सप्लेन एनी वन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि सेंट्रल प्रॉब्लम 3 होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो उसमें तीनों में से किसी एक को आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड। डिमांड क्या है? तो क्या है कि क्वांटिटी ऑफ, जैसे उसमें आप क्या कर सकते हैं, डिमांड क्या है कि जो कोई भी कस्टमर एविल या विलिंग होता है बाय करने के लिए कोई प्रोडक्ट को उसकी कीमत पर, तो वही होता है डिमांड। व्हाट इज सप्लाई, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, स्टेट लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। अगर आपको इस सब क्वेश्चन का अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स अगर चाहिए या इसका वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये सब क्वेश्चन का आपको वीडियो भी अपलोड करेंगे। अभी सिर्फ MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स को डिस्कस कर रहे हैं, मॉडल पेपर को सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए। एक बाजार में संतुलन की अवस्था में कब होता है? व्हाट इज मार्केट इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये सब जो क्वेश्चन है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये सब के क्वेश्चन का और एक वीडियो हम अपलोड ज़रूर करेंगे मॉडल पेपर के बेसिस पे। तो अगर आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सब क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, आपको हैंड रिटेन नोट्स। फिर क्या है कि ये सब जितना भी क्वेश्चन है तो ये माइक्रो का है, सब माइक्रो का है, 31 तक माइक्रो का है, और फिर 30 तक माइक्रो का है। अब जितना भी क्वेश्चन है ये माइक्रो इकोनॉमिक, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब पहले भी बता चुके थे कि 52 मार्क्स माइक्रो का है और 48 मार्क्स मैक्रो का है। तो अब ये जैसे उसमें 15 MCQs था और 5 फिलिंग द ब्लैंक था, उसी तरह माइक्रो में भी 15 MCQs और 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले है कि विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ वर्ल्ड ऑकर। ये तो फर्स्ट चैप्टर में ही है, फर्स्ट चैप्टर में ही आप उसको अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि 1929 को ग्रेट डिप्रेशन हुआ था विश्व में, महान मंदी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता? तो जो हस्तांतरण भुगतान है, जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द मोस्ट लिक्विड एसेट। सबसे तरल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो इसमें कैश मनी होगा, मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन नहीं होता है? तो जैसे कि हाँ, क्या एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये तो फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का। क्रेडिट क्रिएशन भी इसका होता है, एज एजेंट का भी हो। बट ये जो मुद्रा निर्गमन है, इशूइंग मनी, ये तो सेंट्रल बैंक के द्वारा ही सिर्फ इशू मनी किया जाता है। तो ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला है कि MPC और MPS क्या होता है? तो इसका ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वैल्यू ऑफ MPC इज 0.2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लायर का के से डिनोट किया जाता है, तो के इक्वल टू 1/1 माइनस MPS। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप उस फार्मूला में आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर होगा सी, हो जाएगा 1.25। आप उस फार्मूला में पुट कीजिएगा कि के मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है, फार्मूला होता है के इक्वल टू 1 डिवाइड या बाई 1/1 माइनस
पी एस। तो वन, जैसे कि 1/1 माइनस एम पी एस, तो एम पी एस का वैल्यू 0.2 है, तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1.25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार से पूंजीगत आय के स्रोत क्या है? तो रिकवरी ऑफ लोन, इनकम थ्रू टैक्स। तो सरकार का जो पूंजी का आय क्या होता है? वो टैक्स होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, टैक्स। व्हाट इज द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इन इंडिया? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो ये होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड बैलेंस? ट्रेड बैलेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, निर्यात माइनस आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन करेंट अमाउंट BOT ऑफ इंडिया। इन्होंने पूछा एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इंपोर्ट, वस्तु का आयात, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इनकम फ्रॉम फॉरेन डेब्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन डेब्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, फॉरेन डेब्ट। विच इज नॉट इंक्लूड इन करेंट अमाउंट ऑफ BOT ऑफ ए कंट्री, तो ये हो जाएगा फॉरेन डेब्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा JM केन्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नेशनल इनकम का मेथड नहीं है कैलकुलेशन करने का। तो अगर आपको मेथड पता होगा कि कौन सा है, तब इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है, बट परसेंटेज मेथड नहीं होता है। 3 मेथड होता है, तो ये जो तीसरा है, 3 मेथड होता है, जैसे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो ऑप्शन सी जो है वो नहीं होता, प्रतिशत विधि या परसेंटेज मेथड नहीं होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी। मनी का फंक्शन नहीं, कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मनी का फंक्शन है। तो जैसे मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ये है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, बट जो प्राइस स्टेबिलिटी है ये मनी का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज द वर्क ऑफ करेंसी इशूइंग इन इंडिया। जो भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? तो ये करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ तो ऑप्शन 2 दिया, सेंट्रल बैंक क्या होता है? RBI ही होता है, बट यहाँ ऑप्शन दोनों दिया गया। तो आप डायरेक्ट इसको रिजर्व बैंक ही बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप इसको बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक करेंसी को इशू करता है भारत में। सेंट्रल बैंक को ही सेंट्रल बैंक क्या होता है? RBI ही होता है। जब इसमें 2 ऑप्शन दे दिया तो आप सी ही ऑप्शन करेक्ट कीजिएगा, बट ए करने से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो ये टैक्स पॉलिसी को फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है कि अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र डैश संबंधित निर्यात करता। हाउस होल्ड ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन रिलेटेड टू। जो यहाँ बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक क्षेत्रक डैश संबंधित निर्णय करता है। हाउस होल्ड ऑफ इकोनॉमिक टेक डिसीजन रिलेटेड टू। ये रिलेटेड क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करता है ये रिलेटेड करता है हाउस होल्ड ऑफ एन इकोनॉमी, उसमें डिसीजन के लिए। तो 46 हो जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे वस्तु जो किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं डैश कहलाती है। कच्चे माल के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? जैसे कि द गुड्स विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड। नेट एक्सपोर्ट इज द डैश फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक फंक्शन। तो जो नेट एक्सपोर्ट है वो प्राइमरी फंक्शन होता है डोमेस्टिक इनकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंट्रोल द मनी एक्सपेंशन। मनी एक्सपेंशन को कौन कंट्रोल करता है भारत में? तो होता है RBI। मुद्रा प्रसार का नियंत्रण का कार्य RBI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट बजट इज सेट टू द बजट डिफिस व्हेन इट इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर। तो जो अगर गवर्नमेंट बजट
सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसके खर्च से कम होती है। तो ये हो गया आपको माइक्रो और मैक्रो का। इसमें से अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्टॉक क्या होता है उसका एग्जांपल दीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, डिफ़िकल्टीज विद बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज होता है, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेम इट्स डिफरेंट अकाउंट। तो ये सब जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी, तो ये सब क्वेश्चन आप अगर खुद से करेंगे तो और अच्छा है, बट अगर नहीं होता तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको ये सब क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देख रहे हैं तो, अगर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट को इस वीडियो का हेल्प मिले जो जो 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर कुछ किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारा जा सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।